जय हिंद प्यारे साथियों। दिल्ली पुलिस की जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमने सेकंड शिफ्ट से पहली शिफ्ट तो कंप्लीट कर ली। आज जो हमारा सेकंड शिफ्ट का पार्ट जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है, आज उसको कवर कर लेते हैं। प्यारे साथियों, उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ आ रहे होंगे और आगे भी आपको ऐसे ही समझ में आएंगे और बेहतरीन तरीके से, और भी लाजवाब तरीके और लाजवाब ट्रिक, और उनके साथ में एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही शानदार आपको मिलेगी। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारी आज की क्लास अंतिम पार्ट है और अंतिम पार्ट में हम कंप्लीट जो 50 क्वेश्चन है इनको पढ़ेंगे। कंप्लीट जो 50 क्वेश्चन है इनको देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19A खालिस्तान का विचार देता है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 39A, 19A नहीं है सारे साथियों, 39A खालिस्तान का विचार देता है। पहले साथियों, यह इसका राइट आंसर है सम्मान, न्याय और मुक्त कानून सहायता। सम्मान, न्याय और मुक्त कानून सहायता। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद जो 39A है, यह डीपीएसपी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, जिसे हम हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। प्यारे साथियों, इनका उल्लेख भाग 4 में है और डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। डीपीएसपी का जो कंसेप्ट है, हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, आयरलैंड के संविधान से। प्यारे साथियों, अनुच्छेद 39 में वैसे तो बहुत सारी बातें हैं। अनुच्छेद 39 में इस बात का भी जिक्र है कि सभी राज्य सभी स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराएगा। वह सार्वजनिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा जिससे अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो। प्यारे साथियों, इसमें कुल 6 बातों का उल्लेख है। यहाँ पर हम इतनी ही बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 39A से है, वो जो सम्मान, न्याय और मुक्त कानून सहायता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई वरीयता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसका क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो है वरीयता के संबंध में, यानी कि ज्यादातर जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनमें किस प्रकार के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है, किस प्रकार के। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर है बुनियादी और बाहरी उद्योगों में निवेश। तकरीबन योजनाओं में इन्हीं पर ध्यान दिया गया है। मैं आपको कुछ योजनाओं के बारे में बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। प्यारे साथियों, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना है जो 1951 से 1956 तक चली थी, जिसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिसका मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल, जिसका मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादन और वृद्धि खाद्यान्नों की आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। इस योजना में कृषि क्षेत्र में 3.6% की वृद्धि दर प्राप्त की गई थी। 3.6% की वृद्धि दर प्राप्त की गई थी। अगली योजना प्यारे साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे प्रधानमंत्री थे और पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने इसका मॉडल तैयार किया था। औद्योगिकरण और बाहरी उद्योगों की स्थापना करना इसका उद्देश्य था और इसने 4.1% की वृद्धि हासिल की थी औद्योगिक क्षेत्र में। इसके अलावा प्यारे साथियों, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे प्रधानमंत्री थे। कृषि और औद्योगिकरण के संतुलन और विकास के साथ आधार तैयार करना था। विकास के साथ आधार तैयार करना। कृषि क्षेत्र में 2.4% की वृद्धि प्राप्त की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, इंदिरा गांधी के द्वारा गाडगिल डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78, इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन पर बल देना था। सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन पर बल देना। छठी योजना 1980 से 1985, इंदिरा गांधी के समय कृषि उत्पादन में वृद्धि और खाद्य सुरक्षा में सफलता हासिल करना इसका मुख्य उद्देश्य था और 3.5% की वृद्धि दर यहाँ पर हासिल की है। 3.5% की वृद्धि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी 1985 से 1990, प्रधानमंत्री राजीव गांधी, मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण और सामाजिक क्षेत्रों में सुधार करना था।
8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। पीवी नरसिम्हा राव यहाँ पर इसके प्रधानमंत्री थे हमारे। आर्थिक सुधार और उदारीकरण पर यहाँ पर प्रमुख बल दिया गया था। यहाँ पर प्यारे साथियों ध्यान रखना, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें हमारी जीडीपी की जो वृद्धि दर हुई थी वो 6.8% थी, 6.8%। प्यारे साथियों 7वीं और 8वीं की वृद्धि दर अक्सर पूछी जाती है, ध्यान रखना है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में 6.8 और 7वीं पंचवर्षीय योजना में 6.1% की वृद्धि हुई है यहाँ पे लक्ष्य में या जीडीपी में। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली थी। अटल बिहारी वाजपेयी जिसका मुख्य सामाजिक क्षेत्र में सुधार और गरीबी उन्मूलन पर बल देना था। गरीबी दर यहाँ पर 5% कम की गई थी, 5%। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास और सामाजिक क्षेत्र में सुधार करना था और जीडीपी में जो वृद्धि हुई थी वो 7.6% की वृद्धि हुई थी। इसके अलावा जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है 2007 से 2012, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मुख्य उद्देश्य सभी क्षेत्रों में समग्र विकास सफलता हासिल करना और जीडीपी में जो वृद्धि हुई थी 8.1% की वृद्धि देखने को मिली थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे और सामाजिक क्षेत्र और सुधार और समावेशी विकास पर बल देना था। इसमें जीडीपी में जो वृद्धि हुई थी वो 7.6% की वृद्धि हुई थी। प्यारे साथियों अक्सर जो 11वीं 12वीं और 7वीं 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं में हमेशा ग्रोथ पूछी जाती है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई। प्यारे साथियों ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ाने वाला था। मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि पंचवर्षीय योजनाओं के जो टू द पॉइंट जो अक्सर एग्जाम में प्रश्न आते हैं केवल मैं उनके बारे में बताऊं। आपने देखा अक्सर जब भी आप क्वेश्चन देखोगे दो ही प्रकार से प्रश्न आते हैं, या तो पंचवर्षीय योजना का समय या फिर पंचवर्षीय योजना की कुछ मुख्य बातें, जिसमें से ज्यादातर उनका उद्देश्य पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना का कौन सा उद्देश्य रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करती है। प्यारे साथियों एक सामाजिक क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से आपका हल हो सकता है। देखो बिल्कुल क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करती है। अब रेल मार्ग तो बिल्कुल भी नहीं करता, हवाई मार्ग बिल्कुल भी नहीं करता, जल मार्ग बिल्कुल भी नहीं करता। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तकरीबन सबका आंसर ठीक होगा। जिसका ये भी ठीक नहीं है ना, तो वो तो फिर दिल्ली पुलिस में लगने के लायक ही नहीं है। तो सड़क परिवहन इसका राइट आंसर है। अगला है आर मुथुकनमल को 2022 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उनका योगदान था, यानी कि कौन सा फील्ड में वो योगदान दे रहे थे। प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, जिस शिफ्ट का ये क्वेश्चन है जो 2023 में सेकंड शिफ्ट, जो 14/11/2023 में जो सेकंड शिफ्ट थी, उस समय पद्म पुरस्कार 2022 में और 2023 में मिले गए थे। तो वहां से क्वेश्चन पूछा है 2022 का। मैं आपको आने वाले हमारे एग्जाम के लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिनको पद्म श्री पुरस्कार मिले हैं, मैं उनके बारे में बता देता हूँ। एक बार एक क्वेश्चन देखो, इसमें भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षक होना इसका योगदान था, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन मैं इन पुरस्कारों से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके करवा देता हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आने वाले समय में हमारे लिए ज्यादा इफेक्ट डालेंगे। यहां पर समझना, भारत सरकार ने 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं, जिनमें 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्म श्री शामिल किए गए हैं। प्यारे साथियों टोटल कितने हैं? 139। टोटल कितने हैं? 139, जिनमें से 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री शामिल किए गए हैं। 113 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार मिला है। 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में इस समारोह का आयोजन किया था। एक छोटी ही बात, पद्म विभूषण मिले हैं 7 व्यक्तियों को, जिनमें से एक थी दूरी नागेश्वर रेड्डी, एक थी न्यायमूर्ति से जो है जगदीश सिंह खेहर, श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, श्री एल सुब्रमण्यम और
श्री M.T. वासुदेव, श्री ओसामू और शारदा सिन्हा, इन सभी को इसको मरणोपरांत मिला है, इसको मरणोपरांत मिला है, इसको मरणोपरांत मिला है। प्यारे साथियों यहाँ पर इनका फील्ड भी लिखा हुआ है, जैसे श्री दुवूर नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा से संबंधित थी तेलंगाना से। न्यायमूर्ति जो जगदीश सिंह खेर है, ये सार्वजनिक मामलों में से रिलेटेड थे, ये जज थे। कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, ये कला से संबंधित थी। एल सुब्रमण्यम, ये भी कला से थे। तो M.T. वासुदेव, क्योंकि देखो अब पिछले क्वेश्चन में हमने देखा ना कि इनका अक्षेत्र भी पूछा गया है कि किस अक्षेत्र में योगदान ये देते थे, तो आपको ये याद रखना प्यारे साथियों, साहित्य और शिक्षा केरल में। ओसामू सुजुकी, ये व्यापार से संबंधित थे। इसके अलावा सूर्य, यहाँ पे भी समझना, पद्म भूषण प्राप्त करता है 19 व्यक्ति, जिसमें कुछ व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति है सूर्य प्रकाश, जो साहित्य और शिक्षा से संबंधित था, कर्नाटक से रहने वाला। अनंत नाग, ये कला और कर्नाटक से संबंधित था। विवेक देवरॉय, जिनको मरणोपरांत मिला है। जतिन गोस्वामी, कला से संबंधित। जोसे चाको पेरीपुरम, चिकित्सा से संबंधित। कैलाशनाथ दीक्षित, ये पुरातत्व से संबंधित थे। सोनिया नीति आनंद, चिकित्सा से संबंधित थी। आशुतोष शर्मा, विज्ञान से संबंधित थे। साध्वी ऋषभ पंत, सामाजिक कार्य से संबंधित थी। नारायण श्री, इन राजनीति से संबंधित थे। प्यारे साथियों, ऐसा नहीं है कि ये आपको एग्जैक्ट याद होंगे, बल्कि आप इस वीडियो को 2-3 बार देखना, हो सके तो वीडियो को पॉज करके एक बार इन व्यक्तियों को नोट डाउन कर लेना, इनका कौन सा फील्ड है और इनको कौन सा वार्ड मिला है। अभी क्वेश्चन तो आपने देखा ही है, ये तो मैं कह ही नहीं सकता कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं, आए हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। श्री श्री रविशंकर, आध्यात्मिकता, कर्नाटक से संबंधित है। पंकज उदास, गायक है, महाराष्ट्र से, कला से संबंधित है। शेखर कपूर, कला से संबंधित है। नंदमुरी बालकृष्ण, कला से। पंकज त्रिपाठी, कला से। अर्जुन रामपाल, कला से। आदित्य रॉय कपूर, ये भी अभिनेता है। और नंदनी शाहिद, ये भी कला से संबंधित है। इसके अलावा पद्मश्री पुरस्कार मिला है 113 व्यक्तियों को। पद्मश्री चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो विशिष्ट सेवा में प्रदान किया जाता है। 2025 में जो प्राप्त करता है, उसमें से कुछ इंपोर्टेंट है, जिसमें हयू कोलिनी गेंटजर, यात्रा लेखक है उत्तराखंड के भी। राधा भट्ट है, गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता है, उत्तराखंड की। अश्विनी विद्या देश पांडे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका है, महाराष्ट्र से। R.P. बम्बा, मरणोपरांत मिला है, गणितज्ञ थे, पंजाब से। जयंत नार्लिकर, मरणोपरांत मिला है, खगोल से संबंधित थे। सैयद एनवल हसन, शिक्षा से संबंधित है। आशुतोष शर्मा, विज्ञान और इंजीनियर से संबंधित है। सानिया नीति आनंद, चिकित्सा से संबंधित है। प्यारे साथियों, वीडियो को रोककर एक बार इनको अच्छे ढंग से जरूर पढ़ लेना। मेरा मकसद केवल आपको वो कंटेंट देना है जो आपके एग्जाम में आएगा, आपके एग्जाम में आएगा। मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाऊं जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, आपको मजा आए। यहाँ पे मजा नहीं लेना, आपको कंटेंट लेना है। अगर आप कंटेंट चाहते हैं ना, तो ये हमारे साथ जुड़े। यहाँ पे मजे जैसी कोई खास बात मिलेगी नहीं। यहाँ पे केवल आपको कंटेंट मिलेगा। कंटेंट की अच्छा कंटेंट होगा, बस इस बात की गारंटी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया था? एक तो मैं बता दूं आपको प्यारे साथियों, जब भी आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा जो मुद्रा का वैल्यू डाउन किया जाता है, जिसे डीवैल्यूएशन या मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है, इसके अलावा एक तो मुद्रा की दर भारत सरकार द्वारा घटा दी जाती है, एक तो वो होगा, और एक मार्केट के अंदर मुद्रा का अलग वैल्यू चली हुई होती है, मुद्रा की अलग वैल्यू चली हुई होती है। जब मुद्रा के ये दो वैल्यू डिसाइड होते हैं, इसे क्या कहते हैं, दोहरी विनिमय दर बोलते हैं, और इसे भारत सरकार ने 1992 में अपनाया था। कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में। दोहरी विनिमय दर एक ऐसी स्थिति है जब किसी देश की मुद्रा के लिए दो अलग अलग विनिमय दर लागू होती हैं, जैसे एक एकाधिकार दर और एक वास्तविक बाजार दर। एकाधिकार दर में सरकारी लेन देन या आयात निर्यात पर लागू होती है। इसके थ्रू प्यारे साथियों, सरकार इंटरनेशनल लेवल पर आयात निर्यात करते समय अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देती है। प्यारे साथियों, मुद्रा का अवमूल्यन एक ऐसी स्थिति है जिसमें भारत सरकार या खुद सरकार जानबूझकर अपनी मुद्रा का वैल्यू डाउन कर देती है। अपनी जानबूझकर मुद्रा का वैल्यू डाउन करना डीवैल्यूएशन या फिर मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है।
तो एक तो जैसे ये हमने बोली कि सरकार लेन देन या आयात निर्यात पर लागू करती है। दूसरा, जो बाजार की वास्तविक दर है, वास्तविक आम व्यापार और विदेशी मुद्रा लेन देन पर लागू होती है। भारत ने पहली बार 1 मार्च 1992 को अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर प्रणाली को अपनाया था। उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली को अपनाया था। इसे इसे उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली भी कहते हैं, को अपनाया था। यह 1991 के भुगतान संतुलन संकट के बाद किए गए आर्थिक सुधार का हिस्सा थी। तो 1991 में जो आर्थिक संकट आया था, जिस समय 1991 में हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और हमारे वित्त मंत्री जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की बहुत अच्छे जबरदस्त तरीके से बागडोर संभाली थी, और तभी से उनको भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रदूत भी कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रदूत भी कहा जाता है। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से, अगले क्वेश्चन ये था भारत में, क्वेश्चन नंबर 36वां, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? तो ये ब्रिटेन के पैटर्न पर आधारित है। आसान क्वेश्चन है। हमने संसद का सिस्टम इंग्लैंड से कॉपी किया है, ब्रिटेन से कॉपी किया है। प्यारे साथियों, संसद किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 79 में। संसद किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 79 में। किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 79 में। संसद का स्वरूप, संसद का जो स्वरूप है वो अनुच्छेद 79 में है। मैं आपको बता देता हूं, हमारी संसद भाग 5 के अंतर्गत आती है। भाग 5 के अंतर्गत आती है। और संसद में प्यारे साथियों, अभी आपको पता होगा नया संसद भवन स्थापित किया गया है। मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा ओल्ड पार्लियामेंट था, ओल्ड पार्लियामेंट का जो उद्घाटन हुआ था वो 1921, वैसे तो उद्घाटन इसका 1927 को हुआ था, 1921 से इसकी स्थापना शुरू हुई थी। इसकी अगर स्थापना की बात करें ना, मैं एक बार कंप्लीट लिखवा देता हूं ये डिटेल। जो पुरानी है उसकी जो स्थापना वो स्थापना हुई थी 1921 से। स्थापना हुई थी इसकी 1921 से लेकर 1927 तक, और 1927 में इसका उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन इसका किया गया था 1927 में। और इसकी जो आकृति थी वो गोलाकार थी। इसकी आकृति कैसी थी? गोलाकार थी। और इसका जो डिजाइन तैयार किया गया था, डिजाइन जो तैयार किया था वो एडविन लुटियंस ने किया था। एडविन लुटियंस ने, जो पुरानी संसद भवन था हमारा, उसका जो डिजाइन तैयार किया था वो एडविन लुटियंस ने किया था। एडविन लुटियंस ने इसका जो डिजाइन तैयार किया था वो एडविन लुटियंस ने किया था। जो न्यू पार्लियामेंट हमारी जो बनाई गई है ये 2020 जो नई पार्लियामेंट हमारी बनाई गई है इसकी शुरुआत 2020 से हुई थी। 2020 से 2023 तक ये बनकर तैयार हुई। इसका जो उद्घाटन है, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नरेंद्र मोदी के द्वारा 2023 में। और इसका जो डिजाइन है प्यारे साथियों, इसका जो डिजाइन वो विमल पटेल के द्वारा किया गया है। विमल पटेल के द्वारा जो नई हमारी है उसकी आकृति, इसकी जो आकृति है वो आकृति प्यारे साथियों त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है। आकृति जो है त्रिभुजाकार है। उम्मीद है प्यारे साथियों यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरानी संसद भवन का निर्माण कब हुआ, उद्घाटन कब हुआ। ये भी मैं बता देता हूं प्यारे साथियों, जो पुरानी संसद थी इसका जो उद्घाटन किया था ना वो किंग जॉर्ज ने किया था। किंग जॉर्ज फिफ्थ ने किया था। और इसका जो उद्घाटन किया है वो हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। उम्मीद है प्यारे साथियों सभी की सभी डिटेल आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था? तो गुरु घासीदास है प्यारे साथियों। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और खालिस्तान के बीच लड़ी गई। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और खालिस्तान के बीच लड़ी गई, इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी 1526 में। 1526 से प्यारे साथियों दिल्ली सल्तनत तो समाप्त हो चुकी थी और यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना हुई। मुगल
वंश की स्थापना हुई। यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना हुई। मुगल वंश की स्थापना करने वाला जहीरुद्दीन बाबर था। मुगल वंश की स्थापना करने वाला कौन था प्यारे साथियों? तो बाबर था। बाबर ने ही इसको हराया था पानीपत के युद्ध में। तो मुगल वंश की स्थापना बाबर। कई बार पूछा गया है हरियाणा के एग्जाम में भी कि बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी। बाबर की जो आत्मकथा है, आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा चकतई चकतई तुर्की भाषा में लिखी गई थी। चकतई तुर्की भाषा में बाबर की जो आत्मकथा है चकतई तुर्की भाषा में लिखी गई थी। चकतई तुर्की भाषा में बाबर ने बैक टू बैक युद्ध लड़े थे प्यारे साथियों। जैसे एक ट्रिक थी, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में घर गया, 28 में चल दिए, 28 में घर गया, इसकी 28 में चल दिए, 29 में घर गया और 30 में मर गया। याद रखना, 26 में पानी पिया से पानीपत का युद्ध, 27 में खाना खाया तो खानवा का युद्ध, 28 में चल दिए से चंदेरी का युद्ध, और 29 में घर गया से गग्गरा का युद्ध, और 30 में मर गया से तो इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 1530 में हुई थी। 1530 में प्यारे साथियों जो बाबर है, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, और इसकी माता का नाम कुतलुग निगार खां था। कुतलुग निगार खां, इसकी माता का नाम कुतलुग निगार खां। बाबर फरगना का शासक था। भारत में ये खैबर दर्रे को पार करके आया था। भारत में खैबर दर्रे को पार करके आया था। भारत में खैबर दर्रे को पार करके भारत आया था। खैबर दर्रा प्यारे साथियों हिंदूकुश पर्वत के अंदर है। और हिंदूकुश पर्वत जो है वो पाकिस्तान आज के समय पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और खालिस्तान के बीच लड़ी गई, तो इसका राइट आंसर है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत जो है प्यारे साथियों, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 से 1526 तक रहती है। 1206 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी और 1526 में दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था। उम्मीद है प्यारे साथियों सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कटखल, चिरी, मोदुबरा, लोंगई, सोनाई, रुकनी और सिंगला किसकी प्रमुख नदी है? ये प्यारे साथियों बराक नदी की प्रमुख नदियां हैं। बराक नदी, ये प्रमुख नदियां हैं प्यारे साथियों बराक नदी। प्यारे साथियों नदियों के बारे में एक अलग से वीडियो मैं डालूंगा जिसमें तमाम छोटी छोटी, देखो सिंपल ही बात मैं आपको बता दूं, जो बड़ी नदियां थी उनसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहे। जो छोटी नदियां हैं उनकी सहायक नदियां पूछी जा रही हैं। छोटी नदियां हैं उनकी सहायक नदियां पूछी जा रही है, क्योंकि जो बड़ी नदियां ना इनके तो क्वेश्चन हर कोई कर लेगा। एक नॉर्मल जो एवरेज स्टूडेंट पढ़ता है वो भी इनके क्वेश्चन आसानी से लगा लेगा। एग्जामिनर क्या करता है, जो छोटी नदियां, बराक नदी छोटी ही नदी है, बराक नदी की सहायक नदियां पूछ रखी है। ऐसी ही एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें छोटी छोटी नदियों को भी कवर किया जाएगा, उनकी सहायक नदियों को कवर किया जाएगा, ताकि आपका सिंगल भी प्रश्न ना रहे। तो इसका राइट आंसर है बराक नदी। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसका था? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक का था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। प्यारे साथियों याद रखना 1895 में इसी ने संविधान की मांग की थी। भारत में सबसे पहले संविधान की मांग किसके द्वारा की गई थी? 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान की मांग की गई थी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश की स्थापना खालिस्तान के मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था?
मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? गणानंद को हराया था। मौर्य वंश की स्थापना के लिए गणानंद को हराया गया था। मौर्य वंश, प्यारे साथियों, संस्थापक तो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य। इनके जो राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक जो गुरु थे, राजनीतिक जो गुरु थे, उनका नाम कौटिल्य या फिर मैं बोलूं चाणक्य था। उनका नाम चाणक्य है। चाणक्य, चाणक्य की बुक भी बहुत फेमस है, आपको पता होगा। इसकी बुक का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पूछा जाता है किससे संबंधित है? तो राजनीति से संबंधित है। चाणक्य का पुराना नाम पूछा या मूल नाम पूछा जाता है, मूल नाम, इसका मूल नाम प्यारे साथियों अजय था, अजय। इसके अलावा इसके नाम कौटिल्य, इस कौटिल्य भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं, तो इसी के नाम है ये प्यारे साथियों। तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है बंजन, अपक्षय, विघटन, वर्षा, सील भवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं हैं जो निम्नलिखित में से किन चट्टानों के निर्माण में योगदान करती हैं? प्यारे साथियों, मैं आपको बता देता हूं, चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं। चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं। पहली होती है आग्नेय चट्टानें, दूसरी होती है अवसादी चट्टानें, और तीसरी होती है कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। पिछली वीडियो में भी इनके बारे में मैंने बताया था। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। प्यारे साथियों, प्राथमिक चट्टानें आग्नेय चट्टानों कहा जाता है, अवसादी चट्टानों को द्वितीयक और कायांतरित चट्टानों को तृतीयक चट्टानें कहा जाता है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण लावे से होता है। जब ज्वालामुखी फटता है, जमीन से जो मेग्मा निकलता है वो जमीन पर सतह पर आकर जम जाता है, जिससे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। उसी आग्नेय चट्टान में अगर बंजन हो जाए, अपक्षय, अपक्षय का मतलब होता है प्यारे साथियों टूट कर किसी जगह पर स्थानांतरित हो जाना, विघटन हो जाए, वर्षा, भील, सीली भवन प्रमुख, ऐसी एक सिंपल हम आपको बता दूं, जब चट्टानें अपर्दन के कारण, अपर्दन होता है घिसना, घिसाव के कारण या फिर अपक्षय के कारण, जब इनका मलबा एक जगह पर जमा होता है तो वहां पर उस मलबे की परत दर परत चढ़ती रहती है। वहां पर उस मलबे की परत दर परत चढ़ती रहती है। मलबे की, जैसे ये एक पहली परत चढ़ गई, उसके बाद दूसरी परत, उसके बाद और अपक्षय कारण कुछ आकर गिर गया यहाँ पर, उसके बाद और कुछ आके गिरगा, उसके बाद और कुछ आके गिरगा। तो इसी प्रकार ऐसी परत दर परत चढ़ती रहती है। इस प्रकार बनी चट्टानों को अवसादी चट्टानें कहते हैं। इस प्रकार बनी चट्टानों को अवसादी चट्टानें कहते हैं। अवसादी और परत दर परत चढ़ती है तो इनको परत दर चट्टानें भी कहते हैं। परत दर चट्टानें, इनको परत दर चट्टानें भी कहते हैं। परत दर चट्टानें। प्यारे साथियों, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, आग्नेय चट्टानों से आभूषण प्राप्त होते हैं। आग्नेय चट्टानों से आभूषण प्राप्त होते हैं। अवसादी चट्टानों से अवसादी चट्टानों से अवसादी चट्टानों से खनिज प्राप्त होता है, और रूपांतरित और कायांतरित चट्टानों से मार्बल या फिर संगमरमर प्राप्त होता है। सबसे मजबूत चट्टानें प्यारे साथियों कायांतरित चट्टानें हैं। सबसे मजबूत चट्टानें, ये जो अवसादी चट्टानें हैं इन्हें परतदर या फिर तिलछट्टी चट्टानें भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो फीफा फुटबॉल विश्व कपों के बीच खालिस्तान का अंतराल होता है। शायद आप सबको पता होगा कि 4 वर्ष का अंतराल होता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 4 वर्ष का अंतराल होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, तो मैंने इसके बारे में कुछ जानकारियां बटोर कर आपके लिए इकट्ठा की हैं, तो समझना। यहाँ पे फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है। जो फीफा की फुल फॉर्म है ना प्यारे साथियों, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। इसका मुख्यालय जूरिक स्विट्जरलैंड के अंदर है। 211 सदस्य देश हैं जो फुटबॉल संघ में शामिल हैं। फीफा वर्ल्ड कप का पिछला आयोजन, जो अंतिम आयोजन हुआ था, वो 2022 में कतर के अंदर हुआ था। कतर के अंदर 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक 2022 में। विजेता रही थी अर्जेंटीना, और फ्रांस सेमीफाइनल में हराकर तीसरी बार वर्ल्ड कप हासिल किया था अर्जेंटीना ने। यह पहला वर्ल्ड कप था जो नवंबर और दिसंबर में आयोजित हुआ था। अगला जो फीफा वर्ल्ड कप होगा 2026 में होगा, 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक, और इसका जो आयोजन होगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। तीनों देश मिलकर इसकी मेजबानी करेंगे। इसके अलावा ओलंपिक के बारे में है ये क्वेश्चन, शायद ओलंपिक के बारे में तो आगे क्वेश्चन है। तो इसके अगला क्वेश्चन देखो, भारत निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष रहे हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा
सर दोराबजी टाटा, सर दोराबजी टाटा, सर दोराबजी टाटा। इसके बारे में भी, ओलंपिक संघ के बारे में भी समझना। ओलंपिक की स्थापना और मुख्य जो है स्थापना वर्ष, आधुनिक ओलंपिक खेलों की स्थापना 1894 में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की स्थापना 1894 में हुई थी। इसके जो संस्थापक हैं वो पियरे डी कुर्बतीन है। इसकी स्थापना पेरिस में हुई थी। पहला आयोजन 1896 में एथेंस में हुआ था, एथेंस में। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी, इसका मुख्यालय लोजोन में है, जो स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसके संस्थापक भी यही हैं। वर्तमान अध्यक्ष जो हैं 2025 में वो थॉमस बाक है। वर्तमान जो अध्यक्ष है वो थॉमस बाक है, थॉमस बाक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीतकार भजन सोपारी खालिस्तान घराने के संतूर वादक है। तो सूफियाना घराना, प्यारे साथियों, घरानों से संबंधित एक जबरदस्त वीडियो मैंने डाल रखी है। उसमें हर घराने को याद करने की ट्रिक भी डाल रखी है। देखो प्यारे साथियों, जो इंपॉर्टेंट घराने हैं उनकी संख्या 11 है। वैसे बहुत सारे घराने, जैसे ये सूफियाना घराना है जो जम्मू कश्मीर में पला है, जम्मू कश्मीर में इसका उद्भव हुआ है। वैसे भी जयपुर घराना और बहुत सारे घराने हैं। और इनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं वो हर एग्जाम में पूछे जाती हैं, जिनको याद करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उनकी हर ट्रिक, एक एक घराने की ट्रिक बना बनाकर मैंने डाल रखी है। आप इस वीडियो को जरूर देखना, जो घरानों से संबंधित है। आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में या वैसे ही मिल जाएगी। सूफियाना घराना जो है, इसका परिचय हम देख लेते हैं। सूफियाना घराने से संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं वो गुलाम मोहम्मद साजनबाज, जो कश्मीर के प्रसिद्ध सूफियान संगीतकार हैं। दूसरा व्यक्ति है अब्दुल गनी लोने, जो संतूर और सूफियाना गायन के प्रसिद्ध हैं। उस्ताद मोहम्मद अब्दुल तांतरी, ये भी सूफियाना मुंशियों के संरक्षक हैं। मोहम्मद यूसुफ तांतरी और मोहम्मद याकूब शेख सूफियाना संगीत के शिक्षक और परंपरागत गायक हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जो सूफियाना घराना से संबंधित थे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, भारत ने पहली बार एशिया खेलों की मेजबानी कब की थी? प्यारे साथियों, भारत ने 2 बार एशिया खेलों की मेजबानी की है। एक तो एशिया खेलों की मेजबानी 1951 में और एक की गई है 1982 में। दोनों याद रखना, 1951 पहली बार 1951 में और दूसरी बार 1982 में। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण खालिस्तान सुल्तान के शासनकाल में किया गया था। तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 तक था। 1325 से 1351 तक था। मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा मूर्ख राजा कहा जाता था। पढ़ा लिखा मूर्ख राजा, इसका अधिक पढ़ा लिखा होना ही इसकी मूर्खता का कारण बना। यह एक्सपेरिमेंट किया करता था, ये एक्सपेरिमेंट बहुत किया करता था। अपनी राजनीति में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसने करे। इसने अपनी राजधानी को दौलताबाद दौलताबाद स्थापित किया। दौलताबाद का नाम देवगिरी हुआ करता था, देवगिरी। तो इसने अपनी राजधानी को देवगिरी स्थापित किया था। वापिस में देवगिरी से वापिस भी ले आया था। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसने किया था। इसने 2 आब के अक्षेत्र में कर की वृद्धि कर दी थी। कर की वृद्धि, 2 आब के क्षेत्र में करों की इसने वृद्धि कर दी थी। 2 आब बोलते हैं प्यारे साथियों, 2 आब फारसी भाषा का शब्द है। 2 का मतलब 2, आब का मतलब होता है पानी। आब का मतलब होता है पानी। ये फारसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। वहां पर कर बढ़ा दिए, जैसे ही कर बढ़ाए वहां पर अकाल पड़ेगा, वहां पर पानी की किल्लत होगी, जिसके कारण खेती, टैक्स तो बढ़ा दिया और खेती अच्छी से हुई नहीं, तो ये सारी योजना इसकी फेल होगी। मोहम्मद बिन तुगलक, इसकी मृत्यु 1351 में हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु। अगला क्वेश्चन है हमारा, जाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का प्यारे साथियों। इसके अलावा नाट्य भी हिमाचल प्रदेश का ही प्रमुख नृत्य है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कानून कौन सा अनुच्छेद कार्य मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत और मानवोचित स्थितियों के प्रावधान करता है? प्यारे साथियों, अनुच्छेद 41, 42, 43, 44 और 45 सभी के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता का जिक्र है यहाँ पे। अनुच्छेद 42 में ये दे ही रखा है। अनुच्छेद 43 में जो उल्लेख है वो है काम, शिक्षा, लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 45 में 0 से 6 साल के बच्चों के
बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का उल्लेख है। प्राथमिक शिक्षा का उल्लेख है 0 से 6 साल के बच्चों के लिए। प्यारे साथियों, उम्मीद है सेकंड शिफ्ट जो आज हमने कंप्लीट कर लिया है 3 पार्टों में। देखो प्यारे साथियों, लंबी वीडियो तो बनाई जा सकती है लेकिन क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं। ये एक जो आधे घंटे की 3-4 वीडियो बनती है, ऐसे में 2 घंटे की एक वीडियो बनेगी, जिसके कारण आप भी थकान फील करोगे। यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट बनाकर, जो आधे आधे घंटे के पार्ट बनाकर मैंने डाले हैं, इसके थ्रू भी आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा प्यारे साथियों, बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्यारे साथियों वीडियो को लाइक जरूर करना। और हम कंप्लीट जितना भी 45 शिफ्टों के भी एग्जाम हुए हैं कंप्लीट डालेंगे प्यारे साथियों, कोई भी शिफ्ट नहीं छोड़ेंगे, हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। ऐसा हो सकता है कोई इमरजेंसी की क्लास ना हो पाए, लेकिन आज नहीं तो कल या फिर शाम को या मॉर्निंग में आपको क्लास जरूर मिल जाएगी। और कुछ समय के बाद एक टाइम आपको बता दिया जाएगा कि इस समय क्लास आपकी डल चुकी होगी, आप उसी समय आकर हमारी वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो उम्मीद है प्यारे साथियों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले पार्ट में फिर मिलते हैं। अगली शिफ्ट जो होगी शायद इवनिंग शिफ्ट होगी, उसी डेट की इवनिंग शिफ्ट को करते हैं प्यारे साथियों। तब तक के लिए जय हिंद।